हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। आज हम देखने वाले हैं 23 मार्च का करंट अफेयर्स। तो आप लोग इस करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, पीडीएफ फाइल से डाउनलोड कर रहे हैं उसे। क्योंकि देखिए, जब तक आप इसे पीडीएफ से नहीं पढ़ेंगे ना, वहाँ पे चीज़ें हाईलाइट नहीं करेंगे, ठीक, तो आपको ये चीज़ें रिटेन नहीं होंगी, आपके माइंड में रहेंगी नहीं। ठीक है, तो आप इसे करंट अफेयर्स क्लासेस को करने से पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। ठीक, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो करंट अफेयर्स क्लासेस हैं, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पीसीएस और जो इस तरह के वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है। इनसे आपको डायरेक्ट वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इवन 95% से ज़्यादा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप सीरियसली इसे कर रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन तो देखिए कुछ अलग तरह के आते हैं हर एग्जाम्स में। ठीक, तो उनकी मैं गारंटी नहीं लेती, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, पीडीएफ फाइल जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कौन से मीडियम से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है वर्ल्ड वाटर डे या विश्व जल दिवस। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि दिवस वाली जो थीम है ना, वहां से डेफिनेटली आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, मैचिंग में आ जाता है कि ये दिवस दे दिए एक साइड में और कि ये किस डेट में मनाए जाते हैं, या फिर थीम्स भी पूछी जाती हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड वाटर डे है, विश्व जल दिवस है, वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च। इस देखिए, वर्ल्ड वाटर डे हाल ही में जो एग्जाम्स होने वाले हैं अगले 1-2 साल में, उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि जो पूरा विश्व है वो जल संकट की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो जल का टॉपिक है ना, वो आने वाले समय में महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी थीम। ठीक है, बहुत यूनिक सी थीम है, उसे देख लेते हैं। थीम है वाटर एंड जेंडर। ठीक है, तो इस जल को उन्होंने जेंडर से जोड़ा है और कहा है कि जहाँ पर जल होता है ना, वहाँ पे समानता आती है। अब जल से समानता कैसे आती है, इसको समझते हैं। देखिए, क्या होता है कि जो मेजरली जो जल चाहिए होता है ना, वो महिलाओं को घरेलू कार्यों में चाहिए होता है। आप देखिए, अगर महिलाओं के आप घरेलू कार्य देखें कि खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं, साफ सफाई करनी है, तो उन सब चीज़ों में पानी की आवश्यकता होती है। और विश्व में अगर हम 3 में से 2 महिलाओं की बात करें तो हर 3 में से 2 महिला क्या है, वाटर कलेक्टर है, मतलब वाटर एकत्रित करने का काम उनका ही है। उनके घर में वही पानी को जुटाती हैं, जो पुरुष हैं वो नहीं उसे एकत्र करते। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, देखिए, जब जो शहरी इलाकों में रह रहे हैं, है ना, वहाँ पे तो पाइपलाइन है, इजीली पानी अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो दुर्गम इलाकों में है, कुछ ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, तो वहाँ पे इजीली वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक, तो महिलाओं को दूर जाना पड़ता है पानी इकट्ठा करने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, जो छोटी लड़कियां हैं वो पढ़ने नहीं जा पाती, उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। अब घर से बाहर निकलती हैं तो सुरक्षा पे भी, सेफ्टी पे भी जो होता है, संकट आता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जब हमें वाटर के लिए कुछ करना है ना, घर घर में वाटर इंश्योर करना है, तो उसके केंद्र में महिलाएं होनी चाहिए। हमें उनकी सुरक्षा, उनके डेवलपमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर इजीली हम घरों तक पानी पहुंचा देते हैं तो क्या होगा, ये होगा कि वो जो लड़की स्कूल छोड़ के पानी इकट्ठा करने जाती थी, अब वो कहाँ जाएगी, स्कूल जाएगी, है ना। अब पढ़ाई करेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, तो क्या आएगी, इक्वालिटी आएगी। ठीक है, तो जब भी अगर हम किसी के घर पानी पहुंचाएंगे तो वहां पर क्या आएगी, समानता आएगी। ठीक है, तो ये इसका स्लोगन है और थीम क्या है, वाटर एंड जेंडर। ठीक, तो यहाँ पर एक इस बार के कैंपेन में राइट बेस्ड अप्रोच की बात की गई है कि भाई ये महिलाओं का राइट है ना, कि उनको जो है उनके घरों तक जो वाटर फ्लो है वो अच्छे से होना चाहिए। यहाँ पर एक रिपोर्ट भी रिलीज की गई, यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टाइटल भी पूछा जा सकता है, इस रिपोर्ट का क्या टाइटल है, तो वाटर फॉर ऑल पीपल, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक, इस नाम से इसको रखा गया है, इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भाई अभी भी जो 2.1 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास जो एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर है ना, वो नहीं है। ठीक है, वो ड्रिंकिंग वाटर को तक उनकी पहुंच नहीं है। ठीक, इसके अलावा कहा गया है, टाइम पॉवर्टी की बात की गई है। पहले टाइम पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट समझते हैं
कि देखिए हर व्यक्ति को ना अपने जीवन में अपने लिए समय चाहिए होता है। आप देखते हैं कि जैसे कि कोई ऑफिस जा रहा है ना, तो जब वो शाम को घर आता है तो वो ये चाहेगा कि मैं थोड़ी देर बैठूं, आराम करूं, ठीक, कम से कम 1 या 2 घंटे तो मेरे अपने लिए हों। उसमें वो क्या कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकता है, जिम जा सकता है ना, मूवी देखने जा सकता है, कोई टीवी सीरीज देख सकता है, ठीक है, या फिर कुछ नहीं तो आज के ज़माने में लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो जो भी है, मतलब उन्हें अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। लेकिन महिलाओं के साथ समस्या अलग है। वो पूरा दिन काम करती हैं और उनके पास अपने लिए ही समय नहीं होता, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइम पॉवर्टी, जब अपने लिए ही समय ना होना, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं और लड़कियां, वो अपने, मतलब अगर हम टोटलिटी की बात करें पूरे विश्व की महिलाओं की कलेक्टिवली, तो 250 मिलियन आवर्स, मतलब रोजाना विश्व में 250 मिलियन घंटे, आप समझ रहे हैं ना, 25 करोड़ घंटे हुए, ठीक। तो हर एक दिन की बात हो रही है, हर एक दिन में 25 करोड़ घंटे महिलाओं के पानी को इकट्ठा करने में व्यतीत हो जाते हैं। तो बताइए, अगर हम किसी के घर तक ये पानी पहुंचा पाएं तो कलेक्टिवली हम महिलाओं को 25 करोड़ घंटे दे पाएंगे, ठीक है। और उन्हें ये जो टाइम पॉवर्टी है ना, समय की निर्धनता जो है, इससे छुटकारा मिलेगा, ठीक। और इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है, मतलब बात तो सीरियस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इन चीज़ों पर भी क्या हो रहा है, क्वेश्चन उठाया जा रहा है, ठीक। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वाटर है उसको सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है, विमेन करती है ना, उनके घरेलू काम में वाटर की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जो वाटर के लिए, लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए जो पॉलिसी बनती है, नीतियाँ बनती हैं, वो नीतियाँ कौन बनाता है, वो पुरुष बना रहे हैं, ठीक। वहां पे जो लीडरशिप रोल है उसमें केवल 20% महिलाएं हैं, ठीक। तो जो विषय महिलाओं का अधिक है, पुरुषों का कम है, तो वहां पे नीतियां भी महिलाओं को ही बनानी चाहिए ना। तो इस एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी उन्होंने अपना ध्यान दिया है, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कुछ इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे जल जीवन मिशन 2.0। इस पे मैंने अभी 2 या 3 क्लास पहले ही चर्चा की है, तो मैंने इसे छोड़ दिया है, आप वहां से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है एक जल संचय जन भागीदारी, ठीक। तो ये एक पीएम ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया, और किस लिए, जल संचय माने संचित करना है, इकट्ठा करना है। कैसे इकट्ठा करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जब हम जल इकट्ठा करेंगे, बारिश तो हर साल होती है ना, तो सस्टेनेबिलिटी आएगी, सततता आएगी। और जन भागीदारी मतलब कौन करेगा इसको, लोग ही करेंगे, ठीक है, सरकार नहीं, लोग अपने अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो है उसको प्रबंधित करेंगे, ठीक है। अगर हम यूपी की बात करें, ठीक, तो आप उत्तर प्रदेश विशेष में आपको ध्यान रखना है, यूपी में एक कॉन्सेप्ट है जल सहेली का, ठीक है। आप अगर देखिए इस तरह की चीज़ें, एक तो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए कि यूपी में क्या चल रहा है ना, क्योंकि डेफिनेटली हम यूपी का पेपर की ही तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ ना प्रीलिम्स में तो ये आ ही सकता है, मेंस में जब आप ऐसी चीज़ें, केस स्टडीज लिख के आएंगे, ठीक है, ऐसे में लिख के आएंगे, आप जल सहेली मूवमेंट को ऐसे में लिख कर आइए, या जो मेंस के आंसर है उसमें लिख के आइए, तो देखिए आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इस तरह की चीज़ें। तो यूपी में एक जल सहेली आंदोलन चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, बुंदेलखंड रीजन और विंध्या। तो बुंदेलखंड और विंध्या रीजन है, जैसा आप जानते हैं कि वो पथरीला इलाका है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कम है, क्योंकि पानी नीचे रिस ही नहीं पाता। तो वहाँ पे जो है बहुत सारी विमेंस ने हजार, मतलब सैकड़ों की तादाद में जो तालाब हैं और चेक डैम्स हैं, ठीक है, उनको वापस से पुनर्जीवित किया है, ठीक। वहाँ पे क्या है ना, आप नल से पानी नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि भूमिगत जल है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में है, ठीक। तो वहाँ पे लोग क्या बनाते थे, तालाब बनाते थे, लेकिन समय के साथ ये तालाब बनाने बंद हो गए और बुंदेलखंड रीजन एक वाटर क्राइसिस से गुजर रहा था। तो वहाँ पे करीब 1500 जल सहेलियाँ इकट्ठी हुई, विमेन वाटर वॉरियर्स। नीले रंग की साड़ी पहनती थी। नीला रंग ही क्यों, वाटर का कलर ब्लू होता है ना, मतलब वैसे तो वाटर रंगहीन होता है, कलरलेस है, लेकिन जब हम वाटर को कहीं पे दिखा रहे होते हैं, ठीक, तो वो किस कलर का शो करते हैं, ब्लू कलर का। तो ब्लू साड़ी उन्होंने पहनी और बहुत सारे तालाबों को पुनर्जीवित किया, और वहाँ पर वापस से जो जल
जल का प्रबंध था ना उसको किया गया। ठीक है, इसी के साथ एक जल उत्सव मनाया जाता है इसी मार्च के महीने में, ताकि जो लोकल कल्चर के द्वारा वाटर कंजर्वेशन को महत्व दिया जा सके। देखिए आपको बताए ना, तो आप अगर भारत की संस्कृति देखें तो घरों में, मंदिरों में आपने देखा होगा पॉन्ड्स की व्यवस्था होती है, घर के बाहर बावड़ियाँ बनाई जाती हैं जिससे घरों के अंदर कुएं होते हैं, है ना। तो जल का प्रबंध किया जाता है लोकल स्तर पे, और जल को संरक्षित भी किया जाता है, ऐसे बेवजह नहीं बहाया जाता था, है ना। तो उसको वापस से याद करने के लिए जल उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, एक ग्राउंड वाटर एक्ट भी है यूपी सरकार का। ठीक, तो उसके लिए उसको भी बहुत सख्ती से लागू कराया जा रहा है। ठीक है, उसमें कहा गया है कि अगर जो भी नए कंस्ट्रक्शंस होंगे तो वहाँ पे जो नई निर्माण परियोजनाएं हैं तो उन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध करना ही होगा। ठीक, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो ये था हमारा विश्व जल दिवस का टॉपिक। क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि ये हर साल मार्च 22 को मनाया जाता है, तो ये ठीक है एकदम। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि जो थीम है वो एम्फेसाइज करती है जनरल न्यूट्रल एक्सेस टू वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, पूरी तरह से ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है कि जो महिलाएं हैं उन पे प्रभाव ज़्यादा है ना, वाटर एंड जेंडर ये थीम थी, तो इसको हम कट करेंगे। ठीक है, तीसरा है विमेन एंड गर्ल्स आर प्राइमरी वाटर कलेक्टर्स, तो ये एकदम सही है, तो आंसर बनेगा 1 और 3 बी। नेक्स्ट है हमारा स्टॉकहोम वाटर प्राइसेस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्राइसेस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो जल दिवस है उससे पहले 18 मार्च को ये दिए गए थे स्टॉकहोम वाटर प्राइसेस। किसे मिला है, काव्य मदानी को। ठीक है, तो काव्य मदानी को ये जल पुरस्कार मिला है स्टॉकहोम का। इससे ये जो स्टॉकहोम पुरस्कार है इसे ना जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो लोग भी जल से संबंधित कोई अच्छा रिसर्च करते हैं या नीति बनाने में मदद करते हैं या कोई ऐसा कार्यक्रम चला रहे होते हैं उनको ये दिया जाता है। ठीक है, किसने इसकी घोषणा की, तो यूनेस्को का जो पेरिस में हेडक्वार्टर है वहाँ पे ये घोषणा की गई। और जो आपको ये ध्यान रखना है, ये काव्य मदानी का नाम क्यों ध्यान रखना है, ये सबसे छोटे कम आयु के है ना। काव्य मदानी इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड इन 35 ईयर्स प्राइज हिस्ट्री। ठीक है, कि पिछले 35 साल से ये प्राइज दिया जा रहा है, तो उसमें अभी तक पहली बार एक 44 वर्ष के व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला है, नहीं तो ज़्यादातर ओल्ड जो एजेड लोग होते हैं उन्हें ही ये मिल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और भी हिस्ट्री बनाई है काव्य मदानी ने। वो पहले यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन के अधिकारी हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन की कौन सी संस्था से जुड़े हुए हैं ये, है ना, कहाँ पे कार्यरत है। तो ये डायरेक्टर हैं UNWEH के। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, ठीक है, यू मीन्स यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, तो इसके ये डायरेक्टर हैं। और ये ऐसे पहले राजनीतिज्ञ हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टर से पहले ये राजनीति में थे, तो अब आपको पता होना चाहिए कौन से देश की, तो ईरान के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट में ये डेप्यूटी हेड थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको ये थोड़ी बातें। तो काव्य मदानी, क्योंकि इन्होंने 3 हिस्टोरिकल काम किए हैं इस पुरस्कार के द्वारा, तो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि किसे ये स्टॉकहोम पुरस्कार मिला है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है, वाटर बैंक्रप्सी, है ना। तो जैसे नॉर्मल बैंक्रप्सी तो दिवालियापन है ना, आप जानते होंगे कि पैसे खत्म हो गए हैं किसी के पास, तो वो क्या हो गया है, बैंक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। ठीक है, वाटर बैंक्रप्सी क्या है, वाटर का खत्म हो जाना। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशंस को दिखाता है जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी, जो जल संकट है, वो अस्थायी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस अब थोड़े समय के लिए आया, फिर से बारिश हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। ठीक, दिवालियापन, जल का दिवालियापन कहता है कि ये कोई छोटा मोटा संकट नहीं है, ये एक टेम्पररी नहीं बल्कि एक क्रोनिक फेलियर है। ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है। ठीक, मतलब ये लंबी चलने वाली है, और ये प्रणालीगत, हमने जो जल है उसको सिस्टमेटिक मैनर में यूज़ नहीं किया, ठीक से यूज़ नहीं किया, जिस कारण ये संकट आया है, और ये संकट लंबे समय तक चलने वाला है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि हमने आज कदम उठा लिया तो कल ये संकट नहीं रहेगा। ठीक, तो ये हमारी एक सिस्टमैटिक फेलियर की वजह से आया है और लंबा चलेगा ये जल संकट। ठीक, तो ये है हमारा वाटर बैंक्रप्सी का कॉन्सेप्ट। अगर हम स्टॉकहोम प्राइस की बात करें तो वाटर प्राइस की, तो ये 1991 में शुरू किए गए। देता कौन है इसे? एक स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन ही है। ठीक है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, ये जो नोबेल पुरस्कार देती है, ठीक है, उसके साथ मिलके इसे दिया जाता है, इसीलिए इसे ना वाटर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, किसने दिया है ये अवार्ड? तो ध्यान रखना, HM किंग कार्ल 16। ठीक है, स्वीडन के राजा हैं ये, तो इनका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। इसमें 1 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर दिए जाते हैं। ठीक है, लगभग $95,000। ठीक, तो ध्यान रखना है। और एक क्रिस्टल का स्कल्पचर दिया जाता है, एक मूर्ति टाइप की। ठीक, क्रिस्टल की वाटर के लिए है ना, तो वाटर जैसी मूर्ति क्रिस्टल से बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है कि 1991 में स्थापित हुआ था, तो सही है। दूसरा, इसे यूनेस्को के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है? नहीं, यूनेस्को के द्वारा नहीं दिया जाता है ना। किसके? इस बार यूनेस्को ने बस इसकी घोषणा की। ठीक है, दिया नहीं गया है। कौन देता है इसको? जैसा मैंने आपको बताया, एक स्टॉकहोम फाउंडेशन ही है ना, तो वो इसको देता है। किसके सहयोग से? जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी है, ठीक है, अकेडमी ऑफ साइंसेज, उसके सहयोग से इसको ये दिया जाता है। ठीक है, तो सेकंड हमारा इसका ऑप्शन गलत है, स्टेटमेंट गलत है। इसे नोबेल प्राइज कहा जाता है, ये सही है, तो पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। आंसर बनेगा A 1 और 3। दूसरा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर बैंक्रप्सी क्या है? टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ वाटर? नहीं, है ना। फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी ऑफ वाटर यूटिलिटीज? नहीं। लॉन्ग टर्म सिस्टमेटिक फेलियर, है ना। तो ये है हमारा वाटर बैंक्रप्सी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स आया है, एक सूचकांक, विश्व आतंकवाद सूचकांक या ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये कौन सी संस्था जारी करती है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये हाईलाइट होने से रह गया है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कुछ अच्छे ट्रेंड्स हैं इसमें, कुछ ट्रेंड्स हैं। जैसे एक अच्छा ट्रेंड है कि जो टोटल इंसिडेंट्स हैं, है ना, घटनाएं, उनमें कमी आई है। तो आतंकवाद की घटनाओं में कमी आना पूरे विश्व में तो एक अच्छा संकेत है। तो 22% की कमी आई है। ठीक है, मृत्यु जो है उनमें भी कमी आई है, 28% की कमी आई है। जो टोटल आतंकवाद से मृत्यु होती है विश्व में, उनमें कमी आई है। 2007 के बाद ये जो नंबर है ना, ये सबसे कम है। यहाँ पे एक और ट्रेंड शो किया गया है कि देखिए, पहले जो था ना, जो आतंकवाद का गढ़ हुआ करता था, एपिसेंटर, वो हुआ करता था मिडिल ईस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मृत्यु है उसमें 81% का ड्रॉप आया, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे मृत्यु कम हुई है। और जो एक नया रीजन उभर रहा है, सब सहारा अफ्रीका। ठीक है, पुअर रीजन है, कम डेवलप्ड है और आंतरिक झगड़े चल रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो है आतंकवाद वो भी अपनी पैठ बना रहा है। ठीक है, तो एक शिफ्ट देखा जा रहा है, जो हमारा मिडिल ईस्ट है, ये इलाका, यहाँ से कहाँ? अफ्रीका की ओर। ठीक, तो सब सहारन अफ्रीका की ओर ये शिफ्ट देखा जा रहा है। और यहाँ पे एक और बात कही गई है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर आप ध्यान रखिएगा कि जो ज़्यादातर आतंकवाद की घटनाएं हो रही है ना, वो बॉर्डर इलाकों में हो रही है, सीमावर्ती जो इलाके हैं। ठीक, 76% अटैक 100 किलोमीटर बॉर्डर के अंतर्गत हुए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर भारत और पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत की रैंक है 13। ठीक, मीन्स भारत विश्व का 13वां आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। ठीक, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर किसी की रैंक पहली है, 1 नंबर पे है, तो वो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है। ठीक, तो भारत 13वां विश्व का सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है। यहाँ पे टोटल 2025 में 140 से ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए और लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। ठीक, भारत हाई इम्पैक्ट कैटेगरी में है, लेकिन अगर हम देखें अपने पड़ोसियों को, ठीक है, तो वहाँ उनकी तुलना में तो भारत कम से कम स्टेबल ही है ना। आप अफगानिस्तान को देखिए, आप पाकिस्तान को देखिए, म्यांमार को देखिए। ठीक है, तो अगर हम देखें आसपास के देश, तो हाँ, हमारे यहाँ ज़्यादा है। हम मान रहे हैं कि हम 13वें सबसे बड़े
सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हैं आतंकवाद से, लेकिन अगर हम पड़ोसियों की बात करें ना तो उनमें हम बेटर हैं। ठीक है। पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान जो है पहले स्थान पे आ गए। ठीक है। अब भाई अपने कर्मों का फल तो मिलता है, दूसरों के यहाँ पे आप आतंकवाद फैलाएंगे तो फिर आपके यहाँ पे आतंकवाद ज़्यादा होगा ही। ठीक है। तो पाकिस्तान को उसके कर्मों का फल मिल रहा है और वो रैंक 1 पे आ गया है। ठीक है। मतलब पाकिस्तान विश्व का आतंकवाद से प्रभावित सबसे बड़ा देश बन गया। ठीक है। मतलब आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। ठीक। इससे पहले बुर्किना फासो हुआ करता था, लेकिन इसने कहा भाई बुर्किना फासो अब तुम हटो, अब हम आएंगे पहले स्थान पे। ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा देश ने, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड है ना, तो ये पूछ लेगा है ना कि इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन है। ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि किसको सरपास करके बनाए, किसको हटा के बनाए। ठीक। कारण क्या है, तो देखिए जो पाकिस्तान है ना, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान मान लें तो इसका जो ये नदर्न बॉर्डर है, ठीक, यहाँ पे इसकी सीमा लगती है अफगानिस्तान से। ठीक है। तो यहाँ पे एक आतंकी समूह है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ठीक। वो एक जो गुट बना हुआ है, एक जनजाति टाइप की रहती है यहाँ पे, उसके आधे लोग अफगानिस्तान में हैं, आधे लोग कहाँ हैं, पाकिस्तान में हैं। तो यहाँ पर वो तो अपने राइट्स के लिए है ना और अपने अधिकारों के लिए इन्होंने अपना एक आतंकी समूह बना रखा है। तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वो नाम है। अफगानिस्तान बॉर्डर पे हैं और पाकिस्तान में बहुत आतंकी घटनाएं, आपने अभी सुना होगा कुछ समय पहले कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य युद्ध छिड़ गया है ना, लेकिन वो एक्चुअली अफगानिस्तान नहीं, वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पे उसने क्या करी थी, जो अटैक किए थे, ना कि अफगानिस्तान पे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर है यहाँ पे ईरान, इससे आगे ईरान आ जाता है हमारा। ईरान और बलूचिस्तान बॉर्डर, बलूचिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान में ही है। ठीक है। पाकिस्तान का ये जो आपको ध्यान होगा, एक अब्दुल गफ्फार खान है ना इतिहास में, वो जिस इलाके में थे वो है बलूचिस्तान। ठीक है। तो वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से हटा के अलग बलूचिस्तान देश बनाया जाए, तो उन्होंने बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराने के लिए एक समूह बना रखा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ठीक है। तो जिसे पाकिस्तान आतंकवादी संगठन कहता है, तो उसने भी इस इलाके में बहुत हड़कंप मचा रखा है। ठीक है। तो पाकिस्तान दूसरे के बॉर्डर अस्थिर करने के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब उसकी खुद की सीमाएं ही अस्थिर हो गई हैं। ठीक। तो ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से आतंकी ग्रुप है वहाँ पे। अफगानिस्तान, भाई अफगानिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 11वें नंबर पर है, लेकिन उसमें कमी आ रही है। ठीक है भाई, कमी तो आएगी ही। पहले तालिबान ही तो घटनाएं करता था अफगानिस्तान में, अब तालिबान के ही हाथ में सत्ता आ गई है अफगानिस्तान की, तो क्या अपने ही देश में थोड़ी ना आतंकी हमले करा देगा। ठीक है। तो इसका बड़ा कारण ये है कि क्यों अफगानिस्तान में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आ रही है। तो उसका बड़ा कारण है कि वहाँ की सत्ता ही एक आतंकी समूह या कहें कि तालिबान के हाथ में है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ ग्रुप्स जो सबसे घातक संगठन है। ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, मतलब कि जितने भी डेथ हुई है ना उनमें 70% इन्हीं 3-4 से बिलोंग करती हैं। ठीक। मतलब उसके लिए यही ज़्यादा लोग जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है इस्लामिक स्टेट। ठीक। सबसे ज़्यादा खतरनाक, वेस्ट एशिया, अफ्रीका सभी तक इसके पांव पसरे हुए हैं। फिर आता है JNIM, जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ठीक है। ये कहाँ पे, जो साहिल रीजन है। साहिल रीजन कौन सा है, देखिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये अफ्रीका का मैप ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला। ठीक। बहुत कम डेवलपमेंट है वहाँ पे, जो ऐसा कह सकते हैं कि बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं और कुपोषण बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ये वाला जो इलाका है ये है साहिल रीजन, माली, बुर्किना फासो है ना। इसीलिए आपने देखा भी कि जो बुर्किना फासो है वो पहले फर्स्ट पे रहता था, लेकिन इस साल पाकिस्तान पहले पे आ गया, तो वहाँ पे ये संगठन कार्य करता है। फिर आता है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इसके बारे में हमने देख ही लिया है। एक है अल शबाब। ठीक। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये वाला जो इलाका था है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे कौन कौन से देश स्थित हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। इसकी मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले एक ट्रिक भी बताई थी इन्हें याद करने की,
तो आप मुझे बताएंगे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे कौन कौन से देश अवस्थित हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों पे कौन संकट है? अल शबाब नाम का एक आतंकी समूह। ठीक, तो ये था हमारा ये वाला टॉपिक। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। तो एक तो मल्टी स्टेटमेंट टाइप की इसकी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, सही है। टोटल टेररिज्म रिलेटेड डेथ हैज रिड्यूस्ड, है ना, तो कमी आई है, ये भी सही है, सेकंड भी ठीक है। सब सहारन रीजन अफ्रीका अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल टेररिज्म डेथ, तो ये बात भी सही है ना। सब सहारन अफ्रीकन में जो मृत्यु हैं वो बड़ी है। तो आंसर क्या बनेगा? 1 2 3, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है? भारत की बात करें तो भारत टॉप 100 में आता है, सॉरी टॉप 10 में नहीं, भारत 13वें स्थान पर है ना। अफगानिस्तान 11वें स्थान पर है। इट फॉल्स अंडर हाई इम्पैक्ट कैटेगरी, तो हाँ ये ठीक बात है। इंडिया इज कंसीडर्ड रिलेटिवली स्टेबल, तो भाई हम अपने पड़ोसियों से तो ज़्यादा स्टेबल ही है ना, स्थिर है। तो 2 और 3 सही है, आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का भारत विद्युत शिखर सम्मेलन हुआ है। कब हुआ है? 22 मार्च को हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। वेन्यू भी ध्यान रखना है, अगर हम स्थान ध्यान रखें तो यशोभूमि, ठीक है, द्वारका, न्यू दिल्ली, ठीक, वहाँ पे ये आयोजित हुआ 19 से 22 मार्च के बीच में। थीम इसकी याद रखनी है, इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। ठीक है, तो देखिए इस थीम के मायने क्या हैं? थीम के मायने हैं कि भाई अगर आप प्रगति को इलेक्ट्रीफाइंग कर दो, मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करो, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे होगा कि हम जो प्रदूषण है वो कम करेंगे, ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी। तो और इसके लिए आपको क्या करना होगा? सोलर पैनल्स लगाने होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होगी, सोलर पैनल्स लगाने होंगे। और हमने विश्व को एक सोलर ग्रिड से भी जोड़ा है ना, तो कनेक्टिंग ग्लोबली, तो विश्व उससे जुड़ रहा है, ठीक है। आपको वन सन वन अर्थ वाला वो पता होगा। तो ये थीम है ना कि अगर हम ग्रोथ को इलेक्ट्रीफाई कर दें तो क्या होगा? इसके द्वारा हम विश्व को जोड़ पा रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी को ला पा रहे हैं, ठीक है, सततता। ठीक, किसने ऑर्गेनाइज किया? तो वो विद्युत मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का नाम ध्यान रखना है। छोटे छोटे और संस्थाएं हैं, इनको बस पढ़ के छोड़ देना। नेक्स्ट 2028 में कहाँ पे होगी ये समिट? गांधीनगर में, तो 2 साल बाद होगी अब, ठीक है। तो इसमें भारत की कुछ उपलब्धियों की बात कही गई है कि भारत की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मतलब भारत में कितनी ऊर्जा जनरेट होती है, वो 520 गीगावाट को पार कर चुकी है, ठीक है, जिसमें सोलर का शेयर है 143 गीगावाट, जो 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट था। तो हमने इसमें बहुत बहुत वृद्धि की है, ठीक है, पिछले 10 सालों में। इसके साथ ही इसमें एक इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन की बात कही गई है। ये एक्चुअली कोई पाइपलाइन नहीं है, इसमें ये कहा है कि जो विद्युत सेक्टर है ना, उसमें 2032 तक करीब 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है, ठीक है, विद्युत जनरेट करने में, उसको इन्वेस्ट दूसरी जगह पहुंचाने में, स्टोर करने में। तो हम अगर इन्वेस्टमेंट करवाएं, निवेश करवाएं प्राइवेट सेक्टर से, तो करीब 50 लाख करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया अफ्रीका की स्ट्रेटेजिक मीट हुई, यहाँ पे कुछ देशों से मिला भारत, मालवी, मॉरिशस, तंजानिया, ठीक है, और उनसे कहा भाई 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, कि हमारा एक ही सूरज है, विश्व भी एक ही है, तो एक ही ग्रिड ना बना लें। मीन्स कि देखिए कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे सूर्य, और पर्टिकुलरली कौन से देश जो उष्ण कटिबंध में आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सूर्य जो है वो साल के पूरे 12 महीनों में अवेलेबल रहता ही है, ठीक, तो वहाँ पे सूर्य की ऊर्जा से बिजली अच्छे से बनाई जा सकती है ना, सोलर एनर्जी। तो उन्होंने कहा कि आप इकट्ठा करो, बनाओ, और फिर ग्रिड एक वर्ल्ड की एक ग्रिड हो, और फिर अगर जो एक्स्ट्रा है वो उस पर दे दो, तो दूसरे देशों को काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये पीएम मोदी ने ही दिया था ये नारा, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ठीक। किससे जुड़ा हुआ है? जो भारत का इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात कही है सरकार ने। यहाँ पे क्या एक एनर्जी स्टैक बनाएंगे। एनर्जी स्टैक क्या है? एक डिजिटल फ्रेमवर्क है, ठीक, फॉर इंटरऑपरेबल कंज्यूमर सेंट्रिक एनर्जी सिस्टम यूजिंग AI मशीन लर्निंग।
देखो जो ग्रिड का मैनेजमेंट करना होता है ना, ग्रिड मैनेजमेंट मतलब किस इलाके को कितनी बिजली चाहिए, किसको ज़्यादा चाहिए, किसको कम चाहिए, वो सब मैनेज करना। तो उन्होंने कहा भाई हम इसके लिए क्या करेंगे, एक AI और मशीन लर्निंग पे बेस्ड सिस्टम बनाएंगे, डिजिटल सिस्टम। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएगा, लोगों को अच्छे से सेवाएं दे पाएगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे ना एक इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल की भी चर्चा हुई है, उसको वो एक अलग से टॉपिक ही है ना, तो ये मैं इसके बाद ही डिस्कस करती हूँ। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंडिया एनर्जी स्टैक इंट्रोड्यूस किया गया। तो इंडिया एनर्जी स्टैक क्या है, कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कोई सब्सिडी स्कीम है नहीं, एक डिजिटल फ्रेमवर्क है ना, कि हम एक ऐसा एनर्जी सिस्टम, एक ऐसी ऊर्जा प्रणाली बना पाए जो कंज्यूमर सेंट्रिक हो और इंटरऑपरेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट। ठीक है, ये जो हमारा जो भारत समिट चल रहा था, एनर्जी समिट, उसी के दौरान ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई गई और इसका नाम था प्रकृति 2025 इस कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, नई दिल्ली में ही आयोजित हुई, साथ साथ में ही आयोजित हो रही थी यहाँ। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, वही सेम संस्था जो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट को ऑर्गेनाइज करा रही थी। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक, जो ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, उसने यह कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट का ही पार्ट थी। इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें कार्बन मार्केट का पोर्टल इशू किया गया है। ठीक, अब देखिए ये कार्बन मार्केट है क्या, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए सरकार ने ये लिमिट तय की है। ठीक है, ये लिमिट है कि आप कोई भी जो इंडस्ट्री है वो बस इतना ही कार्बन जो है एमिट कर सकती है, उत्सर्जित कर सकती है। अब एक इंडस्ट्री है ए, उसने क्या करा, उसने अच्छी तकनीक यूज़ की और इस लिमिट से भी कम कार्बन उत्सर्जित किया। ठीक है, लेकिन एक इंडस्ट्री है बी, ठीक, उसकी कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे होंगे या वो अभी अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाई और वो इस लिमिट को सरपास कर गई और उसने ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित किया। तो देखिए अब क्या है कि ये जो इसने अच्छा काम किया ना, ए ने इतना कार्बन बचाया है, कम उत्सर्जित किया, तो ये इसको बेच सकती है कि भाई तुमने ये जो ज़्यादा उत्सर्जित किया है ना, तो ये तुम इसका सर्टिफिकेट ले लो कि तुम्हारे इससे वाला मैंने बचा लिया और मुझे इसके बदले में पैसे दे दो। ठीक है, तो अब जब सरकार के पास जाएगा ये बी, तो सरकार को कहेगा कि देखो इतना मैंने एक्स्ट्रा किया था, लेकिन जितना मैंने एक्स्ट्रा किया है उतना ही ए ने कम किया है और मैंने ए से उसका ये कार्बन क्रेडिट खरीद लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, सरकार इसको भी कुछ नहीं कहेगी और ए के लिए तो नियम है कि कोई ऐसा करता है तो वो बेच सकता है ना। तो ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया और एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम भी है। तो उसमें क्या है ये स्कीम, हालांकि अभी ये जो पोर्टल है ये जुलाई से काम करना शुरू करेगा, है ना, अभी 4 महीने लग जाएंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि देखो इसमें ना 2 तरह की एंटिटीज़ हैं। एक है ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़, अनिवार्य इकाइयाँ, जिनको जो ज़्यादा प्रदूषण करते हैं ना, तो उनको सरकार ने क्या रखा है, भाई तुम्हें तो प्रदूषण में कमी करनी ही होगी, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, उन्हें अनिवार्य रूप से कमी करनी होगी। ठीक है, तो उनमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं, स्टील, सीमेंट और केमिकल। और कुछ होते हैं जिन्हें अनिवार्य नहीं है ना, लेकिन उन्होंने भी कमी कर ली। ठीक है, जैसे मानो बी पे तो लिमिट थी कि बी को तो अपना प्रदूषण कम करना है, लेकिन ए पे लिमिट नहीं थी, लेकिन फिर भी ए ने अपना प्रदूषण कम कर लिया। ठीक, तो तब भी ए क्या कर सकता है, अपना जो उनने कार्बन क्रेडिट कम यूज़ किया है उसको बेच सकता है बी को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो दोनों तरह के मार्केट चलेंगे यहाँ पे, हाइब्रिड मॉडल है, एक कंप्लायंस मार्केट भी होगा, ठीक है, और एक वॉलेंटरी मार्केट भी होगा। कि कंप्लायंस मार्केट या अनुपालन बाजार उनके लिए जिन पे मैंडेटरी है कि आपको तो करना ही है, आपके ऊपर लिमिट है, और वॉलेंटरी मार्केट उनके लिए कि स्वैच्छिक बाजार है, जैसे एमएसएमई है ना, तो छोटी एमएसएमई पे सरकार इतने हार्श लिमिटेशंस नहीं लगाएगी। ठीक, क्योंकि उनके पास तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज नहीं होती है ना, एडवांस टेक्नोलॉजीज, तो उन पे सरकार ऐसे जो लिमिटेशन से नहीं लगाएगी, लेकिन वो चाहें अपने लाभ कमाने के लिए तो ऐसा कर सकती हैं, प्रदूषण में कमी करें और फिर यहाँ आके इन्हें बेच दें कंप्लायंस वालों को। ठीक है ना, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अगर हम देखें थीम की, प्रकृति, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसकी थीम क्या है,
तो थीम है अनलॉकिंग कार्बन फाइनेंस फॉर एनडीसी इम्प्लीमेंटेशन थ्रू ग्लोबल पार्टनरशिप एंड डिजिटल पाथवे। ठीक है, कि हमने क्या करा है, जो कार्बन फाइनेंस है ना, उसको सुगम बनाया है। किसके लिए? ताकि हम एनडीसी को इम्प्लीमेंट कर सकें। एनडीसी में कहा गया है ना कि हम कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे। ठीक, तो कैसे कम करेंगे? तो हम इंडस्ट्रीज को ही तो कहेंगे कि आप कार्बन कम एमिट करो। ठीक, ग्लोबल पार्टनरशिप, विश्व के साथ सहभागिता दिखाएंगे, और डिजिटल पाथवे, जैसे कि अब ये डिजिटल पोर्टल ही बना दिया सरकार ने। ठीक है, ये कौन कहता है हमें ऐसा करने के लिए? आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट है ना, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 कहता है कि भाई ये जो आपको कार्बन मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो उसको अनुमति दो, तो ताकि क्या है, जो एमिशन है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो आर्टिकल 6 आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल क्या कहता है? रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडीज देता है? नहीं। फॉसिल फ्यूल की ट्रेडिंग करता है? नहीं। रजिस्ट्रेशन करेगा, वेरिफिकेशन और ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट, है ना, ये सही है, तो आंसर रहेगा सी। आर्टिकल 6 क्या कहता है पेरिस एग्रीमेंट का? कंट्रीज को कहता है कि कॉपरेट करो क्लाइमेट टारगेट को पूरा करने के लिए, तो सही बात है। इट मैंडेट्स बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन, बाइंडिंग नहीं है ना उसमें कुछ भी, तो 2 नहीं है। मार्केट और नॉन मार्केट दोनों तरह की चीज़ें अपना सकते हो। हाँ, आप बाजार तंत्र को भी शामिल कर सकते हो, जैसे कि कार्बन मार्केट सरकार ने बनाया है आर्टिकल 6 के तहत, है ना, और कुछ गैर बाजार तरीके से भी कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि उन्हें बेचा ही जाएगा। ठीक है, तो 3 सही है, तो आंसर बनेगा बी, 1 और 3। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन समिट। एक और समिट हुई है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन समिट। ठीक है, 23-24 मार्च को नई दिल्ली में हो रही है। वेन्यू क्या है? स्कोप कन्वेंशन सेंटर। ठीक, थीम ध्यान रखनी है, थीम अगेन इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स फॉर एडीबी एंड एबीपी एरिया। अब ये एडीबी क्या है? ये है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और एबीपी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। अब देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, वहीं से ब्लॉक भी समझ आ जाएगा। हमारे देश में ना कुछ ऐसे जिले हैं जो डेवलपमेंट है ना उसमें बहुत पीछे हैं। ठीक है, वहाँ पे शिक्षा का स्तर खराब है, वहाँ पे स्वास्थ्य का स्तर खराब है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, विमेन की स्थिति खराब है, मतलब जो भी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं, है ना, कि वहाँ पे लोगों की आय कम है, गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। ठीक, तो इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो सरकार ने स्पेशली नीति आयोग का प्रोग्राम है ना, तो नीति आयोग ने उनको कहा कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, महत्वाकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी जिले, कि हम इनमें अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है, जो उसकी स्कीम्स है ना, जो भी स्कीम्स हैं, इसके लिए कोई अलग से फंड नहीं है, जो सरकार की स्कीम्स चल रही है बस उन्हें इन जिलों में अच्छे से लागू किया जाएगा। ठीक, उनके इम्प्लीमेंटेशन पे अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। तो ये है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो वो कह रहे हैं ये जो एडीपी एरियाज हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी तो आता है एक। अब कैसे आता है इसको अभी हम समझेंगे। तो जहाँ पे भी मिनरल्स है ना, जिन भी जिलों में, तो मिनरल का जब खनन होगा, उनको खनिजों को निकाला जाएगा, तो क्योंकि वहाँ से लोकल जनता प्रभावित हो रही है ना, जब आप खनन करते हैं तो लोगों को, आसपास के लोगों को परेशानी होती है, पोल्यूशन होता है। ठीक, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए सरकार एक जो खनन कर रहे हैं उनसे कहती है कि आप हमें कुछ लॉयल्टी का पैसा देंगे। ठीक है, तो वो पैसा दिया जाता है, उसको किस में रखा जाता है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में। और ये जो पैसा इकट्ठा हुआ, इससे वहाँ के लोगों के लिए ही स्कीम्स या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो ये उसकी थीम थी कि ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है ना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का, कहाँ पर? जो डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं या एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वहाँ पे उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, अच्छे से यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, कि जो हमारी जो वेल्थ है, जो इससे पैसा इकट्ठा हुआ है, वो कम से कम जो सबसे पिछड़े इलाके हैं वहाँ तक अच्छे से पहुँच पाए। इसमें सरकार क्या क्या ध्यान रखेगी कि भाई ड्रिंकिंग वाटर की प्रायोरिटी है, कि सबसे पहले तो ये इंश्योर करो कि अच्छे से पानी पहुँच रहा है या नहीं। जल जीवन मिशन के तहत, जैसे मैंने आपको बताया ना, नया कोई मिशन नहीं लाया जा रहा, जो पहले के हैं उनको ही अच्छे से वहाँ पे लागू किया जाएगा। ठीक है, साइंटिफिक माइन क्लोजर, ये क्या है कि जो खाली पड़ी कोल माइंस हैं, है ना, अब जिनका जो काम में नहीं आ रही, तो उनको बंद करो
और वहाँ पे जो भूमि है उसको अलग किसी अन्य कार्य के लिए यूज़ करो। क्या क्या अन्य कार्य हो सकते हैं? इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फिश पॉन्ड्स बना सकते हो वहाँ पे, ठीक है, हरियाली लगा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ऐसा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ऐसा कर रहे हैं पहले से ही, ठीक। तो उसकी बात की गई। यहाँ पे ना एक इम्पैक्ट असेसमेंट की भी बात कही गई है, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री है खनन मंत्रालय, उसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को कहा कि ये परियोजना चलने से पहले, ठीक है, मतलब ये हमने जो काम किया है उससे पहले क्या स्थिति थी और बाद में क्या सुधार हुआ है, ठीक है, स्कूल्स में क्या हुआ, हॉस्पिटल्स में, फैमिलीज में किस तरह का सुधार आ रहा है, ठीक। तो उसको आप जो है बताओ, ठीक है, उस पर डेटा कलेक्ट करो, ठीक। अब ये है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। होता क्या है? तो हमारा जो एक MMDR एक्ट है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके तहत जो है DMF को स्थापित किया गया। एक ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिट स्टैट्यूटरी ट्रस्ट है, मतलब ये कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा, और एक एक्ट से बनाया तो स्टैट्यूटरी ट्रस्ट है। पूरे देश में नहीं बनता, हर डिस्ट्रिक्ट में बनता है ना, उसका नाम ही है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, है ना। तो यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? जहाँ पे भी माइनिंग हो रही है, जो भी माइनिंग से इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसमें पैसा कहाँ से आता है? तो देखो पैसा आता है इस फंड में, DMF में, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में, रॉयल्टी से, है ना। रॉयल्टी दो तरह की है। एक तो ऐसी कुछ माइंस हैं जो 2015 से पहले ही अलॉट की गई हैं और कुछ बाद में अलॉट की गई हैं, ठीक है। तो जो बाद में अलॉट की गई हैं उन पे 10% रॉयल्टी लगेगी, जो पहले हैं उन पे 30%, ठीक है। और ये जो फंड्स है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं भी यूज़ कर दिए गए। इसके लिए एक पर्टिकुलर योजना है जिसके अनुसार ये फंड्स यूज़ किए जाते हैं, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ठीक है। इस योजना में कहा गया है कि भाई ज़्यादातर पैसा तुम ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और सैनिटेशन में यूज़ करोगे। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो बनाओगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन किसके तहत स्थापित हुआ है? तो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2015 का एक्ट है, ठीक। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में क्या क्या सही है? ये नॉन प्रॉफिट स्टैट्यूटरी ट्रस्ट है, सही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसे फंड करती है? नहीं। जो खनन कर रहे हैं वो रॉयल्टी बेस्ड होगा कि जितना मुनाफा कमाया उसका 10% आपको लेना होगा, ठीक है। और 60% इस फंड का हाई प्रायोरिटी एरिया में यूज़ करना आवश्यक है, तो ये भी सही है। तो 2 गलत है, 1 and 3 सही है। फिर एक आता है प्रारंभ इनिशिएटिव, है ना, प्रारंभ 2026। ये क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन, उन्होंने लॉन्च किया है। पर्टिकुलरली ना एक अवेयरनेस और आउटरीच प्रोग्राम है, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा कि एक ट्रांजिशन कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट पे, है ना। जो पहले का प्रीवियस एक्ट था उसे हटा के नए एक्ट पे जा रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो कुछ चीज़ें चेंज होंगी, तो जनता को उसके बारे में जानकारी नहीं है ना। आम जनता क्या जानेगी क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए क्या करा है, ये प्रारंभ इनिशिएटिव चला है। क्योंकि ये जो इनकम टैक्स एक्ट है नया वाला 2025 का, ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। प्रारंभ का नाम क्या है? एक एक्रोनिम है ये। तो शॉर्ट फॉर्म का एक्रोनिम क्या है? पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत, ठीक। तो इसमें ये है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, है ना, चाहे वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हो, व्यक्ति हो कोई, या फिर एक कोई बड़ी संस्था हो, कोई बड़ी कंपनी हो, उनको समझ आना चाहिए कि क्या सरकार ने परिवर्तन किए हैं, कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाइड कर दिया है, ठीक है। तो नई चीज़ें हैं ना, नया परिवर्तन है तो बताना पड़ेगा, ठीक, नहीं तो जनता जान नहीं पाएगी। तो इसके तहत एक वेबसाइट बनाई गई है, ठीक है। इंट्यूटिव वेबसाइट है कि लोग आसानी से इसको, इंट्यूटिव में मीन्स बहुत इजी है ना, आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और उसके जो प्रोविजंस हैं, फीचर्स हैं, वो आसान रखे गए हैं, ठीक। यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है मेनली, तो आप वहाँ पे जाके चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी नहीं समझ आए तो एक चैटबॉट है कर साथी, उससे पूछ लो, ठीक है। AI इनेबल्ड असिस्टेंट है, वो आपकी हेल्प कर देगा, ठीक। इसमें एक अच्छी और क्या बात है, मल्टीलिंगुअल आउटरीच है, बहुभाषी है, ठीक है। मतलब आपको कई सारी भाषाओं में उसका जानकारी मिलेगी,
ठीक, 10 रीजनल भाषाएं हैं, उनमें जानकारी मिलेगी और हिंदी इंग्लिश में तो मिलेगी ही। ठीक है, इसके साथ ही है ना, ये पोर्टल बनाने के साथ ही सरकार वर्कशॉप्स भी लगाएगी, जगह जगह पे आपको एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें जो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं ना इस फाइनेंस स्टडीज से रिलेटेड, तो उन लोगों को इन नए टैक्सेस के बारे में, नए टैक्स रेजिम के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये प्रारंभ इनिशिएटिव के बारे में अगर हम मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक इनिशिएटिव है, तो सही बात है। ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ट्रांजिशन को आसान करता है, ये भी सही है। ये जीएसटी रिजिम को हटाएगा, नहीं, है ना, इनकम टैक्स और जीएसटी एकदम अलग है। ठीक, तो 3 गलत है, 1 और 2 सही है, तो आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ इनिशिएटिव से कौन कौन जुड़े हुए हैं। इनकम टैक्स वेबसाइट बनाई है, सही है। कर साथी है, ब्लॉकचेन बेस्ड टैक्स फाइलिंग, है ना, ये मैंने आपको कुछ नहीं बताया। ठीक है, अब मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी में तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, है ना। जब भी ऐसे कोई एक्सट्रीम कीवर्ड आए ना अपने क्वेश्चन में, तो आप ये समझिए, अगर ये एक्सट्रीम चीज होती है ना, तो आपको अवश्य ही किसी ना किसी ने पढ़ाई होती, किसी ना किसी बुक में आपको ये देखने को मिलती। आपने नहीं पढ़ी है तो उसके गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, तो मान लीजिए आपको ये नहीं भी आता हो क्वेश्चन, आपको नहीं पता कि ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ मैंडेटरी लिखा है ना, तो मैंडेटरी से ही आप इसे कट कर सकते थे। ठीक, मल्टीलिंगुअल आउटरीच है, हाँ सही है, तो आंसर बनेगा 1, 2 और 4 ए, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इजराइल ने लेबनान के एक महत्वपूर्ण ब्रिज पे हमला किया है ना, अल कासमिया ब्रिज, नाम याद रखना है आपको, कहाँ पर है, लेबनान में लितानी नदी पर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या मसला है, तो उसके लिए पहले हम थोड़ा मैप देखते हैं। देखिए, लेबनान और इजराइल ना सीमा साझा करते हैं। देखो, आपने एक चीज़ देखी होगी पिछले कुछ दिनों में, पिछले 10 से 15 दिन में मैं आपको इजराइल के कई सारे मैप दिखा चुकी हूँ, है ना, और वेस्ट एशिया के भी इवन। ये जो टॉपिक है ना मैप वाला, वेस्ट एशिया वाला मैप, ये आपके लिए आने वाले कुछ एक साल के लिए जितने भी पेपर देते हैं उनमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आपको इसे बार बार देखना है, बार बार समझना है, याद करना है इन चीज़ों को। तो देखो, इजराइल की सीमा किस किस से लगती है, लेबनान से लग रही है, सीरिया से लग रही है, इधर आता है जॉर्डन, उससे लगती है, और नीचे मिस्र से लगती है। ठीक है, और फिलिस्तीन से तो है ही। ठीक, तो 5 देशों से इसकी सीमा साझा होती है। अब ये जो लेबनान है ना, इसके और देखो, जैसा कि आप जानते हो कि पड़ोसियों से संबंध तो देशों के ज़्यादातर अच्छे होते नहीं। ठीक है, तो सेम इजराइल का भी है कि चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ देश है, कोई अपना सगा दोस्त नहीं है इसका। तो यहाँ पे इजराइल का दुश्मन लेबनान, ठीक है, दोनों के बीच में युद्ध होता है। 70s की बात है, 75 78 वाला टाइम जो है, उस समय पे लड़ाई झगड़े होते हैं, युद्ध चल रहा होता है। यूएन आता है, मध्यस्थता करता है, फिर युद्ध शांत हो जाता है। तो यूएन कहता है भाई तुम तो फिर लड़ लोगे, ठीक, तो तुम्हारे लिए ना मुझे एक पीस जोन बनाना पड़ेगा। तो ये बह रही है लितानी रिवर, ठीक है, दिख रही है ना, ये लितानी नदी है। तो उनने कहा चलो लेबनान की तरफ तो लितानी नदी हो गई, और इजराइल की तरफ मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो एक लाइन खींच दी, ब्लू लाइन। ठीक, तो ये हो गई हमारी ब्लू लाइन। ठीक है, जो मैंने रेड खींची है, आप कहोगे कि लाइन तो रेड खींच रही है और कह रही है ब्लू लाइन, क्योंकि उसका नाम है ब्लू लाइन। ठीक, और उसने कह दिया यूएन ने कि इसके बीच का जो इलाका है ना, ये एक बफर जोन की तरह काम करेगा, और यहाँ पे लेबनान की फोर्सेस नहीं रहेंगी, इजराइल की नहीं रहेंगी, हमारी पीस कीपिंग फोर्स रहेंगी, यूनिफिल। ठीक है, तो यूनिफिल को भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यूनिफिल फोर्सेस रहेंगी यूएन की, जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं। अब लेबनान के कुछ सैनिक तो यहाँ रहते ही हैं, क्योंकि लेबनान का इलाका है ना। तो अभी इजराइल आरोप लगाता है कि भाई जो लेबनान है ना, यहाँ पे एक आतंकी संगठन है हिजबुल्ला। वो हिजबुल्ला क्या करता है, इस इलाके से ऑपरेट करता है, यहाँ पे आके इजराइल में आतंकी हमले करता है। ठीक है, तो कैसे आ पाता है, बीच में तो नदी है, तो नहीं आ पाना चाहिए। तो यहाँ पे एक ब्रिज है, अल कासमिया ब्रिज। ठीक है, एक पुल है, नदी के ऊपर बना हुआ है, और जिसके ऊपर से ये जो हिजबुल्ला है, ठीक है, वो हथियार और रसद आपूर्ति वो सारी इधर इस इलाके में ला पाता है।
तो इसराइल ने सोचा अगर हम इसको तोड़ दें, है ना, तो क्या होगा। अब ये जो नदन लेबनान है, उत्तरी लेबनान, और ये जो दक्षिणी यूनिफिल वाला जोन दक्षिणी लेबनान, इनके बीच का संपर्क टूट जाएगा और हिजबुल्ला इन हथियारों की आपूर्ति निचले इलाके में दक्षिण में नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो इसराइल इस अल कासमिया ब्रिज पे अटैक करता है, उत्तरी लेबनान और दक्षिणी लेबनान के बीच में संबंध खत्म हो जाता है। वो दोनों में कनेक्टिविटी, सॉरी नॉट संबंध नहीं कहना चाहिए, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है ना। संबंध कैसे खत्म हो जाएगा, उसी देश का रीजन है, ठीक। तो वहाँ पे कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, कनेक्टिविटी प्रभावित होती है। ऐसे एक दो छोटे मोटे ब्रिजेस और भी हैं, है ना, उन पे भी अटैक करता है। उसका लक्ष्य है कि सारे इस पे जो ब्रिज हैं उनको तबाह करना है, ठीक। तो महत्वपूर्ण कौन सा है, अल कासमिया ब्रिज, जहाँ पे मेजरली जो मूवमेंट है वो देखा जाता है। तो अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, सीधा सीधा तो यही आएगा कि अल कासमिया ब्रिज कहाँ पर है, ठीक है। तो ये था ये टॉपिक। तो कहाँ पर है, लितानी नदी पर है, ठीक। यहाँ पे यूएनएससी रिजोल्यूशन ये रह गया बताना। तो ये जो यूनाइटेड नेशन आया था ना कि ब्लू लाइन और ये लाइन, ठीक है, तो ये किसके तहत किया गया है, यूएनएससी रिजोल्यूशन 1701 के तहत, 1701 2006 का रिजोल्यूशन है। तो किससे संबंधित है कि लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम हो जाए और एक बफर जोन बन जाए, ठीक। तो बी इसका आंसर। लितानी नदी जोन के बारे में अगर हम देखें तो इट इज़ इंटेंडेड टू बी फ्री ऑफ आर्म्ड ग्रुप, है ना, कोई भी सशस्त्र समूह नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो सही बात है, ये पूरी की पूरी इजराइल की टेरिटरी में नहीं, लेबनान की टेरिटरी में है ना, इजराइल में नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट एक्ट्स एज अ बफर जोन बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्ला। तो ठीक है, हाँ, इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में, हिजबुल्ला की जगह लेबनान आ जाए तो वो भी ठीक है, ठीक। तो उसकी तरह बफर जोन की तरह एक्ट करता है, तो सही है। तो आंसर बनेगा बी 1 और 3। नेक्स्ट है नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये नाम से स्पष्ट है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। तो कहाँ पर है, किसका है, इसको देखना है। तो पहले इसका नाम देख लीजिए, शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। इसको ना डिमोना रिएक्टर नाम से जाना जाता है। इस पे हाल ही में ईरान ने अटैक कर दिया, ठीक है कहाँ पर ये, तो डिमोना में है, नेगेव मतलब इजराइल में है, इजराइल के डिमोना सिटी में, अरद सिटी में है, और नेगेव डेजर्ट में है। तो अब आपको यहाँ पे 2-3 फैक्ट पता चले हैं कि एक तो ये जो नेगेव डेजर्ट है ये कहाँ है, इजराइल में, ठीक है। दूसरा कि ये जो नेगेव न्यूक्लियर रिएक्टर कहना चाहिए या रिसर्च फैसिलिटी, ये कहाँ पे है, ये भी इजराइल में, ठीक। देखिए ज़्यादातर तो क्या हुआ कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है ना, तो उन्होंने बहुत सारी जो ऐसे मिसाइल्स थी उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। जो ईरान ने हमला किया तो बहुत सारी मिसाइल्स गिराई, है ना, इजराइल पे, तो बहुत सारे को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन जो एक मिसाइल थी वो बिल्कुल इसके पास आके गिर गई, नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के। तो ईरान ने कहा कि हमने उनको तबाह कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आई 22 मार्च को, उसके जो जनरल हैं डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी, उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है कि उसके परमाणु सुविधा को, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंची है, ठीक, और रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। तो उसकी जांच करती है ना ये एजेंसी, ठीक है। तो हमारे लिए काम का बस आपसे पूछ लेगा है ना कि नेगेव डेजर्ट या फिर नेगेव न्यूक्लियर फैसिलिटी कहाँ पर है, इजराइल में, ठीक। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज, अगर मल्टी स्टेटमेंट की बात करें तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेमोना रिएक्टर। तो ठीक है, लोकेटेड इन नदर्न इजराइल, है ना, हमने देखा कि ये नदर्न इजराइल में नहीं है। एक्चुअली हमने ये देखा ही नहीं कि नदर्न में है या सदर्न में है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जैसे ये जो इजराइल का पार्ट है ना, जो नेगेव डेजर्ट है वो सदर्न इजराइल में है, ठीक है। तो अगर आपने मैप देखा हो, ये फिजिकल मैप वर्ल्ड का, तो वहाँ पे आप डेजर्ट पढ़ते हैं, तो ये नेगेव डेजर्ट जो साउथ का इलाका है ना इजराइल के, ठीक है, वो है, तो नदर्न इजराइल में नहीं है, ठीक। तो इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, तो ये सही है, सेकंड गलत है, आंसर बनेगा ए 1 और 3 ओनली। नेक्स्ट टॉपिक है, एक सीना रोपेंथल है, उन्होंने एक गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। किसका रिकॉर्ड है भाई, शक्ति का, शक्ति प्रदर्शन किया है, स्ट्रेंथ दिखाई है। 10 लोगों को केवल 37.44 सेकेंड में एक जगह से दूसरी जगह उठा के फेंका है ना।
तो यहाँ पे ये दिखाया है इवेंट, जो शो था जर्मन टेलीविज़न शो डाई ग्रोप शो डेर वेल्टर कॉर्डे, ठीक है, म्यूनिक में होता है ये। तो वहाँ पे इन्होंने ये करके दिखाया। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई जो महिला है, ठीक, उसने इतने कम समय में 10 लोगों को ऐसे पटका हो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, स्पीड, स्ट्रेंथ, और साथ साथ में जो ना केवल मतलब एक साइंटिफिक तरीके से, है ना, मैकेनिकल प्रिसिशन कह सकते हैं, कि बहुत अच्छे से उनको एक ही पोस्चर में उठा उठा के फेंका। क्योंकि आप देखिए कि 37 सेकेंड्स में कि इतने सारे लोगों को फेंकना कोई आसान काम नहीं था, ठीक है। तो कंधे पर उठाकर उन्हें आराम से फेंका गया, ठीक। तो बहुत टेक्निकल मैनर में, और अब वो विश्व की चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महिला बन गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, नाम आ जाएगा कि सीना रोपेंथल किस लिए उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो मैक्सिमम डेडलिफ्ट वेट 1 मिनट में सबसे अधिकतम कितना वजन उठाया, नहीं। मैराथन जीती हैं विद वाइल लिफ्टिंग वेट्स, नहीं भाई। लिफ्ट एंड थ्रो 10 पीपल, है ना, कि 10 लोगों को उठाया और फेंका सबसे कम समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर विमेन महिला सांसद बनी है, ठीक है। नाम आपको ध्यान रखना है, भूमिका श्रेष्ठ, ठीक है। तो पहली ट्रांसजेंडर MP हैं वो नेपाल की, और जो उनका अपॉइंटमेंट है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट सिस्टम के तहत किया गया है ना। नेपाल के इलेक्शन कमीशन ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट सिस्टम के तहत, किस पार्टी से है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। नाम आपको ध्यान होगा, अभी हमने कुछ समय पहले ही बात की है, क्योंकि नेपाल में नए PM बनने जाने हैं, बलेन्द्र शाह, ठीक है। तो वहाँ पे हमने उन्हीं की पार्टी की है ना। यहाँ पे बलेन्द्र शाह के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी था कि सबसे युवा प्रधानमंत्री होंगे ये, है ना, नेपाल के, ठीक। ब्लू डायमंड सोसाइटी से जुड़ी हुई है, ब्लू डायमंड सोसाइटी नेपाल में, है ना, काम की नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, LGBTQ राइट्स को प्रमोट करती है, ठीक। तो इस मल्टी स्टेटमेंट टाइप किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि वो नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर MP हैं, तो सही बात है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट सिस्टम से चुनी गई हैं, ये भी सही है ना। यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है नेपाल सरकार की, नहीं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, एक NGO से जुड़ी हुई है ब्लू डायमंड, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, 1 and 2 सही है, आंसर विल बी बी। तो यहाँ पर ये लेक्चर समाप्त होता है। आज हमने 10-11 टॉपिक्स देखे हैं, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो जो बता सकते हैं कि वहाँ पे, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से कवर कर लेंगे फिर से, है ना, कोई इशू नहीं है। हाँ, हालांकि कोई टेक्निकल चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इजी सी कोई फैक्ट भी है तो उसमें भी आपको कुछ इशू क्रिएट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई रीजनेबल थिंग है जो आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं और बताइए मुझे कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।